वेलकम डियर्स। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत में ही एक बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस क्लास से मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही आता है और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो क्वेश्चन हमारे मोस्टली गलत ही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, इसका रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस क्लास को मोस्टली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और मोस्टली टीचर्स भी इस क्लास को इस तरह से नहीं बताते। जिसकी वजह क्या होती है, जब हम इसको क्लासेज के बीच-बीच में पढ़ते हैं, तो वह हमारा फ़ोकस इन चीज़ों पर नहीं जाता। ये क्या है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, उनमें कुछ किताबें हैं, वो किन लेखकों ने लिखी हुई है, कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण है, वो किसने एक नज़र में लगवा देता हूँ आपको। इसमें हम समझेंगे क्या, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत जानेंगे, वो कौन से साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं। साहित्यिक स्रोत में हम पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने वाली किताबें, उनके लेखक और उनमें क्या वर्णित है, ये देखेंगे, समझेंगे। सल्तनत कालीन का देखेंगे, मुगल कालीन का, अलग-अलग देखेंगे तीनों को। इसके अलावा पुरातत्व स्रोत भी हमारे हो सकते हैं जो मध्यकालीन और मुगल काल में हमें मिलते हैं। जैसे कि कुतुब मीनार है या फिर हमारा कोई मंदिर है, मस्जिद है या फिर कोई मकबरा है, इस तरह की चीज़ें। और तीसरी चीज़ होती है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इस वाली चीज़ को जहाँ तक है हम कर लेते हैं कहाँ पर? जब हम भारतीय संस्कृति और कला करते हैं, तो उसमें एक-एक करके डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है? ये विदेशी यात्रियों का विवरण हम विदेशी यात्री जब आते रहते हैं, जैसे निकोलस कॉन्टी कब आएगा, ठीक है? या फिर इब्न बतूता कब आया, तो इनको हम जब शासक कर रहे होते हैं तब भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, ये कहीं न कहीं हमारे स्किप होते चले जाते हैं। हम 2-4 पुस्तकें तो देख लेते हैं, जैसे रेहला होगी, किताबुल हिंद होगी, लेकिन जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ से बनते रहते हैं, जब वो एग्ज़ाम में आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्लास यहाँ पर करनी ज़रूरी है। मैं आपको एक नज़र लगवा देता हूँ, क्या करने वाले हैं। हम पूर्व मध्यकालीन के स्रोत देखने वाले हैं, उन कुछ किताबें, उनके लेखक, उनमें लिखा हुआ क्या है, ठीक है? इन्हें समझने वाले हैं, ये वही है पूर्व मध्यकालीन। फिर सल्तनत कालीन को देखने वाले हैं, किताबें, उनके लेखक, उनमें लिखा हुआ क्या है, क्या विवरण है उनमें, ये सब समझने वाले हैं। ये किस तरह से अमीर खुसरो की किताबें हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है, तो ये सब हम देखने वाले हैं एक-एक करके, ठीक है? तो फिलहाल हम शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये क्लास मोस्टली एग्ज़ाम्स के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बस डिपेंड ये करता है कि आपको कौन-सा एग्ज़ाम देना है। तो दोनों हिसाब से मैं बताऊँगा आपको। कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर आप केवल वन डे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जनरल कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब कोई आसान टाइप के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया या फिर ऐसे इस टाइप के एग्ज़ाम हो गए, लेखपाल वगैरह, जिनमें जीएस हिस्ट्री आती है, वन डे एग्ज़ाम, तो उनके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स बताऊँगा। उनमें दिए हुए जो लेखक हैं उनके और उनके दिए हुए विवरण आप याद रखेंगे ही, ठीक है? बाकी अगर आप टीजीटी, पीजीटी दे रहे हैं हिस्ट्री से, या फिर आप आरओ या आरओ दे रहे हैं, या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस को दे रहे हैं, या फिर यूपीएससी दे रहे हैं, तो सभी के लिए ये एक भी चीज़ को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है? सीधा-सा मैं बता देता हूँ। दूसरी चीज़, आज ही हमारी तीसरी क्लास है मध्यकालीन भारत में। अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ। पहली क्लास में हमने क्या किया था, मध्यकालीन भारत के इतिहास को कैसे समझें। तो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरह से उसे याद रखना है, कहाँ पर परेशानी आती है, कहाँ-कहाँ पर हम डिफ़रेंस को समझ नहीं पाते हैं। उदाहरण दे देकर बताया था। दूसरी क्लास में हमने देखा कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसकी समय रेखा क्या है, उसकी टाइमलाइन क्या है। कौन-सा वंश, कौन से शासक किस समय पर आए, वो हमारे माइंड में मतलब बस जाने चाहिए। कौन-सा शासक किस समय पर आया और उस टाइम पे किस तरह से बदलाव होते हुए चले। दिल्ली सल्तनत मुगल सल्तनत से अलग कैसे थी, मतलब वो सारी चीज़ें थोड़ा-सा टाइमलाइन के साथ याद रहनी चाहिए। तो ये तो हो जाता है ये। आज हम इन स्रोतों को देख लेते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं की है, इसका कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मध्यकालीन भारत या मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएँगे। एंशिएंट हिस्ट्री की हमने सारी क्लासेस 28 क्लासेस में आई थिंक हमने कंप्लीट कर ली हैं, जिनमें लेकर पाषाण काल से, स्टोन एज से और पूर्व मध्यकाल तक हमने लिया है। सारी क्लासेस बिल्कुल सीक्वेंस में लगी हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा एंशिएंट हिस्ट्री की, वहाँ पर मिल जाएँगी। डीप कॉन्सेप्ट में जाना है आपको तो हिस्ट्री डीप कॉन्सेप्ट में जाइए, डिटेल में देख लीजिए, ठीक है? तो ये पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लास है। और हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला भी हमारी चल रही है, जिसमें 7 से 8 क्लासेज हो गई हैं और वो रेगुलर चल रही है हमारी, टॉपिक वाइज़। एक-एक टॉपिक के लगभग 50 या 60 बेस्ट क्वेश्चंस लेते हैं और उनमें देखते हैं कि कितने आपके ठीक हैं, और उसके बिहाफ़ पर ही हम पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज़, टॉपिक को रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो, ये अब शुरू कर रहे हैं इसको। आज क्या समझने वाले हैं, आज की क्लास में मैं बता देता हूँ। मध्यकालीन भारत को जानने के लिए हमारे जैसे प्राचीन भारत को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्रोत थे, हमारे कुछ क्या थे,
साक्ष्य थे, पुरातात्विक साक्ष्य थे, कुछ किताबें थी, वैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? जो कुछ किताबों में लिख दिया गया, ठीक है? वो ग्रंथ के रूप में, काव्य के रूप में, गद्य के रूप में, पद्य के रूप में, किसी भी रूप में लिखा हुआ है, तो वो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। इसमें पूर्व मध्यकालीन आते हैं। पूर्व मध्यकालीन का मतलब क्या है? टाइम हिस्ट्री टाइमलाइन देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। 7वीं 8वीं शताब्दी से 8th एडी से और कहाँ तक? 12वीं शताब्दी तक लगभग में, ठीक है? क्यों 1206 में क्या हो जाता है? 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, मतलब दिल्ली सल्तनत आ जाती है। तो सल्तनत कालीन को देखना है, तो यहाँ पर 1206। अब जी एग्जैक्ट टाइमलाइन यहाँ स्रोतों की नहीं है, क्योंकि कोई लेखक है तो उसने यहाँ से और यहाँ तक का पूरा विवरण दे रखा है, तो केवल एक समझाने के लिए कि हम यहाँ 1212वीं 13वीं शताब्दी की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ 1526, ये हमारा एक पड़ाव है, ठीक है, जिसको थोड़ा सा टाइमलाइन को ध्यान रखना है। तो आज क्या समझने वाले हैं हम इसमें? आज की क्लास में हम साहित्यिक स्रोतों में पूर्व मध्यकालीन और दिल्ली सल्तनत कालीन स्रोतों को समझेंगे, ठीक है? मुगल कालीन को क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि अगर हम मुगल काल को दिल्ली सल्तनत काल के साथ में मिक्स कर देते हैं, तो हमें डिफरेंस याद ही नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर जब हम मुगल काल को करेंगे, तो वहाँ पर मैं दिखाऊँगा कि पेपर में इतना तक गलत हो जाता है कि हम ऑप्शंस को छाँट के अलग नहीं कर पाते। 3 हमें हमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन-सी मुगल कालीन एक साहित्य है, जो मुगल काल के इतिहास को दिखाता है। हमें पता ही नहीं है कौन-सा, हमने बस रट लिए, ये लेखक, ये किताब, ये वो हमने रटे हुए हैं। तो वो पता होना चाहिए, माइंड में फिक्स होना चाहिए आपस में, क्योंकि ये भी मुस्लिम के द्वारा लिखे हुए हैं बहुत सारे ग्रंथ और ये भी और ये भी। तो वो इनको अलग रखें माइंड में और इनको अलग रखें, तो इसलिए इनको अलग करना ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हमारा ये साहित्यिक स्रोत है, क्या? पूर्व मध्यकालीन और सल्तनत कालीन। सल्तनत कालीन मतलब दिल्ली सल्तनत कालीन। तो पूर्व मध्यकालीन या पूर्व सल्तनत कालीन साहित्यिक स्रोत को जब हम लेते हैं, तो इसमें मैंने टाइमलाइन बता दिया है कि लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी से, मतलब कौन-सा समय है ये? तो ये गुप्तोत्तर काल के बाद वाला समय है। जिस समय पर क्या हो रहा है? जिस समय पर आपको राजपूत देखने मिलेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष देखने मिलेगा, मुस्लिमों के आक्रमण मिलेंगे, अरब के, तुर्क के आक्रमण मिलेंगे। क्या आपको मोहम्मद बिन कासिम मिलेगा, दारा प्रथम मिलेगा, आपको कौन मिलेगा? सुबुक्तगीन मिलेगा, अल्पगीन मिलेगा, महमूद गजनबी मिलेगा, मोहम्मद गोरी मिलेगा। ठीक है? ये सारा जो विवरण है, ये सारा इसको हम बोलते हैं हम मध्यकाल का शुरुआती समय, यानी कि पूर्व मध्य काल। तो वो ये टाइम है। टाइम मैंने बता दिया है, अब आपको माइंड में रखना है कि कौन-सा कब लिखा हुआ होगा। तो इसमें देखो, हमारा एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कुछ इतिहासकार हैं जो मुस्लिम इतिहासकार हैं, जब उन्होंने शुरुआत में पुस्तक लिखी, आगे चल के अभी आएगा अगली स्लाइड पर, तो जब उन्होंने पुस्तक लिखी तो उन्होंने ये बोला कि भारतीय इतिहास को जानने का कोई स्रोत ही नहीं है। मतलब भारतीयों ने इतिहास में कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है? जो कहीं न कहीं सच भी था उस समय पर और असत्य भी था। असत्य क्यों है? क्योंकि देखो, सत्य क्यों है पहली बात, क्योंकि हमें भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में एक उसके समय के अनुसार जो विवरण मिलता है, केवल एक विवरण हमें पूरा मिल रहा है और वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है, जिसमें क्या है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव चित्रण मिल रहा है। कश्मीर के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिल रही है, वो किसमें मिल रही है? राजतरंगिणी में। पूरी तरीके से पूरे भारत के इतिहास के बारे में भी ये नहीं मिल रहा। तो अब मुस्लिम लेखक ये बोल रहे हैं उस समय के कि भई इतिहास को जानने के लिए भारत में कुछ है ही नहीं, कोई विवरण ही नहीं है, कोई क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ कोई इतिहास है ही नहीं इनके पास में, ठीक है? अब जो भारतीय इतिहासकार हैं, जो बाद में आते हैं, वो ये बोलते हैं कि भई आक्रमण तुम्हारे, शासन तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारे अधीन हो गया। तुमने जब मंदिर मस्जिद मंदिर गिरा दिए, ग्रंथों को जला दिया, कुछ ग्रंथों का अनुवाद कर दिया, तो यहाँ पर बचेगा क्या? जब मंदिर तक गिरा दिए, मंदिर के ऊपर मस्जिद, मकबरे बना दिए, तो यहाँ के इतिहास को जानने के लिए जो ग्रंथ थे वो मिलेंगे क्या? उनको भी जला दिया, उनको भी खत्म कर दिया, उनको भी नष्ट कर दिया। तो ये एक अपवाद स्वरूप हमें, मतलब एक वाद विवाद के रूप में मिलता है, उसको फिलहाल छोड़ लेंगे। फिलहाल ये है कि राज तरंगिणी पहली पुस्तक जो हमें मिल रही है, क्या? इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास को जानने का पुराने टाइम का एक स्रोत मिल रहा है, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास की जानकारी मिल रही है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिल रही है, ये बात ध्यान रखना। तो ये कौन है? कल्हड़। कल्हड़, ध्यान रखना है कवि को। हमें कुछ रासो ग्रंथ मिलते हैं, उनमें से 2 के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्यों लिख दिए हैं? रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो, है ना?
उस्मान रासो, परमाल रासो, ऐसे बहुत सारे रासो ग्रंथ मिलेंगे। रासो ग्रंथ में परेशानी ये है कि ये पूर्व मध्य काल के या जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बाद वाले समय के वीर गाथाओं की रचनाएँ हैं। अब जब वीर गाथाओं की रचनाएँ हैं तो ये अ, अतिशयोक्तिपूर्ण लगती हैं कभी-कभी, ठीक है? तो यहाँ पर इनकी प्रामाणिकता हमें पूरी तरीके से मिल भी जाती है कुछ की नहीं मिल पाती है। तो ये पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय इसलिए डाली है क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के टाइम पे आएँगी समझ में। तो यहाँ पर चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा, ये बात को ध्यान रखना है, इनमें गड़बड़ हो जाती है। जब हमें आता है कि पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और ऑप्शन में आते हैं चंद्रवरदाई ये वो जैनक, तो हम सीधा-सीधा चंद्रवरदाई को देख के पृथ्वीराज विजय विजय लगा देते हैं, जबकि पृथ्वीराज विजय किसकी है? जैनक की पुस्तक है, ये बात को ध्यान रखना है आपको। और पृथ्वीराज रासो, रासो किसकी है? चंद्रवरदाई की, ठीक है? ये जहाँ भी अभी ये जितने भी नाम हैं, वो सभी को याद करने हैं, चाहे कोई किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देना है, ठीक है? व मतलब वन डे एग्ज़ाम में भी ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक पुस्तक है चचनामा, चचनामा। इसका लेखक अज्ञात है, मतलब अज्ञात उसका नाम नहीं है, इसके लेखक का पता नहीं है। जैसे किसी ने एक पुस्तक लिख दी, विवरण लिख दिया, उसका नाम डला हुआ नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है, कैसे, क्या था। लेकिन इसके बारे में कुछ चीज़ याद रखनी है। ये चचनामा से हमें क्या मिलता है? अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी, जो शुरुआती जानकारी है, वो मिल रही है चचनामा से। हमें क्या पता कि भारत पर जो पहले आक्रमण करे वो तुर्कों ने करे या अरबों ने करे, या हमें क्या पता मोहम्मद बिन कासिम ने पहले करा या गजनी ने पहले करा। तो जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? चचनामा, ध्यान रखना है। लेकिन इसका लेखक अज्ञात है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान और उसके शासन की जो जानकारी मिलती है वो यहाँ पर मिल रही है किससे? चचनामा से। इसके साथ में अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फारसी में अनुवाद किया। थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है हल्का-फुल्का। बाकी जो अपर लेवल एग्ज़ाम किसी को भी देना है तो उसको ये याद ही रखना है। वन डे एग्ज़ाम वालों को चचनामा और ये, कि इससे जानकारी क्या मिल रही है? तो अरबों के सिंध पर विजय, सिंध क्षेत्र पर जो पहली विजय हुई वो अरबों के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किस तरीके से हो रही है, तो उसकी जानकारी चचनामा में मिल रही है। बाकी सभी अब वो अपर लेवल वालों के कि अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय इसका क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है? तो आपको आ जाएगा कि अबू बकर कूफी में निम्नलिखित में से किस एक महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया? या अबू बकर कूफी किसके समय था? नसरुद्दीन कुबाचा। नसरुद्दीन कुबाचा कब का है? आगे चल के आ जाएगा आपको। तो किताबुल यामिनी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट किताब है, इसको ध्यान रखना है। किताबुल यामिनी पूछा जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। किताबुल यामिनी उतबी की किताब है, उतबी इसके लेखक का नाम है, और ये सुबुक्तगीन और महमूद गज़नवी के इतिहास की जानकारी देता है कि सुबुक्तगीन और महमूद गज़नवी किस तरीके से भारत की तरफ बढ़े। उन्होंने कहाँ-कहाँ विजय प्राप्त की, कहाँ-कहाँ लड़ाई की, वो जो इतिहास की जानकारी दे रहा है, वो कौन? उतबी दे रहा है। कौन-सी पुस्तक में? किताब-उल यामिनी, ठीक है? किताब-उल यामिनी। अब देखो इनको याद कैसे करना है, क्योंकि आज की क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, जो समझाने वाली जहाँ पर आएँगी वो मैं समझाऊँगा। तो बाकी याद कैसे करना है, तो आपको रिवाइज़ करना है बार-बार। अब जैसे अभी हुआ है, ये एक स्लाइड पे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको माइंड में रिकॉल करना है कि हमारे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो कम से कम माइंड में रहनी चाहिए। कि जैसे हमने सबसे पहले देखा, एक राज तरंगिणी को देखा कल्लड़ की, एक पृथ्वीराज रासो को देखा, पृथ्वीराज विजय को देखा, हमने चचनामा को देखा, किताबुल यामिनी को देखा। ये 4-5 पुस्तक को माइंड में रखना है कि चचनामा का तो पता ही नहीं है, लेकिन वहाँ से किसकी आक्रमणों की जानकारी मिल रही है। किताबुल यामिनी से हमें किसकी जानकारी मिल रही है? तो किताबुल यामिनी से हमें जानकारी मिल रही है जो मोहम्मद बिन कासिम था और महमूद गज़नवी के टाइम की। अब ये जो पुस्तक है, इसके नाम भी याद रखने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तारीख़-ए-हिंद, किताबुल-हिंद और तहक़ीक़-ए-हिंद, ये तीनों एक ही पुस्तक के नाम हैं। स्टूडेंट तो इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अभी हमने तहक़ीक़-ए-हिंद तो याद है हमें, लेकिन हमें तारीख़-ए-हिंद याद नहीं है, किताबुल-हिंद याद नहीं है। तीनों एक ही किताब हैं, अलग नहीं हैं। अब इसमें ये याद रखना है, ये किसने लिखी है? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने और बरनी दोनों में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये अल-बरूनी है, बरनी अलग लेखक है, अल-बरूनी अलग लेखक है, ठीक है? इसके बारे में ये ज़रूर याद रखना है, ये किस टाइम का है। तो अल-बरूनी कब है?
महमूद गजनवी के समय भारत आया था। महमूद गजनवी कब का है? तो शुरुआत से रिकॉल करो कि हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में कर लिया था, हालाँकि मैं बता देता हूँ कि कौन मोहम्मद बिन कासिम है, दारा है, अलग है, वो पहले हैं, सुबुक्तगीन है, अल्पगीन है। इन सब के बाद जो आ रहा है, कौन कौन आ रहा है? वो महमूद गजनवी। तो इसी के साथ एक अलबरूनी नामक लेखक आया। बहुत ये अलबरूनी और बरनी दोनों ही कैसे हैं? दोनों अच्छे, मतलब क्या कहेंगे उनको, कि लेखन में भी और सीखने में भी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, ठीक है? मतलब तात्कालिक समाज की जानकारी हमें किससे मिल रही है? किताबुल हिंद से। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला, मतलब बहुत पहला मुसलमान कौन था? ये अलबरूनी था। इस बात को ध्यान रखना है। तो अलबरूनी एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है इस समय का, जो लेखन करेगा और ज्ञाता है किस चीज़ का? लैंग्वेजेस का, अलग अलग भाषाओं का। और ये क्या करेगा? पुराणों का सबसे पहली बार भारत में आकर अध्ययन कर रहा है। पुराणों को देखकर ये भारत अब कर क्यों रहा है? क्योंकि इसको भारत को समझना है। महमूद गजनवी को भारत को समझना है, क्या है ये, कैसे है। अब इसको समझने के लिए और हमारे चीज़ों को जानने के लिए, और बाद में उसका अनुवाद आगे चल के होगा, तो उसके लिए क्या है? पुराणों का अध्ययन करने वाली ज़रूरत है। तो ये इसका करेगा। तत्कालिक समाज की जानकारी, तहकील के हिंद, हिंद की तहकीक क्या है, हिंद का क्या वजूद है, उसके बारे में जो लिखा हुआ है वो किसने? अलबरूनी ने लिखा हुआ है, ठीक है? सभी को याद रखना है। आगे है अल मसूदी। ये था अल बरूनी, ये है अल मसूदी। मज मरूज अज जहब। इसको वनडे एग्जाम वाले एक बार को स्किप कर सकते हैं, मतलब याद रख लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बर्डन भी नहीं देना चाहता। तो लेकिन अपर लेवल वाले आर ओ टीजीटी पीजीटी पीसीएस या फिर यूपीएससी, सब के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। वनडे एग्जाम वाले इतना ध्यान रखें कि किसने, पुस्तक को एक बार छोड़ सकते हैं, लेकिन किसने, ये ध्यान रखें। गुर्जर प्रतिहार को अलगुजर कहा और राजा को बोरा कहा। ध्यान से समझना। गुर्जर प्रतिहार एक प्रतिहार संघर्ष देखा होगा आपने, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं। तो ये वही है, राजस्थान गुर्जर वाले क्षेत्र वाले। तो गुर्जर प्रतिहार शुरुआती राजपूत हैं, और इनका इनको अलगुजर किसने कहा और राजा को बोरा किसने बोला? तो ये था अल मसूदी, अल गुजर, राजा को बोरा कहा। तो कहाँ कहा? जिस पुस्तक में कहा उसका नाम है मरूज अज जहब, मरूज अज जहब, ठीक है? आगे है अगली पुस्तक, अखबार अल सिंध वल हिंद, ठीक है? इसको भी क्या करें? इसको भी थोड़ा सा वनडे एग्जाम वाले मतलब हल्का फुल्का ध्यान रख सकते हैं, बाकी को रखना ही रखना है। अखबार अल सिंध वल हिंद वैसे तो इम्पोर्टेंट है। सुलेमानी लिखी लिखी हुई है, और सुलेमानी ने क्या किया है? जो त्रिपक्षीय संघर्ष की जानकारी, ये सबको याद रखना है। पाल प्रतिहार और किसका? राष्ट्रकूट का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। हाँ, लास्ट वाली क्लासेज में हमने कर लिया है एंशिएंट हिस्ट्री में। तो वो हर्षवर्धन के बाद में जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज को जीतने के लिए, तीनों के बीच में, उसके बारे में उसका वर्णन जो मिल रहा है, जो किसी मुस्लिम ने लिखा हुआ है, वो किसने लिखा हुआ है? सुलेमानी ने अखबार अल हिंद वल अल सिंध वल हिंद, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये ध्यान रखनी है। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? हमने कर लिया एक राजतरंगिणी की थी, पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज विजय की, चचनामा की। चचनामा को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। किताबुल हिंद, तारीख हिंद, ये कर ली। चचनामा के बाद हमने एक और किताब की थी, वो कौन सी थी? किताबुल यामिनी। तो किताबुल यामिनी कुतुबी, ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे जब भी याद होंगे। किताबुल हिंद अलबरूनी, किताबुल यामिनी उतबी, किताबुल हिंद अलबरूनी, मरूज अल जहब अल मसूदी, अखबार अल सिंध वल हिंद सुलेमानी, ठीक है? ये हो जाती हैं। अब आते हैं, ये तो टाइम था कब का? जो हमारा शुरुआती टाइम था, जब अरब मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, तुर्क आक्रमण हो रहे थे, तब वाला टाइम था, यानी कि पहले का, दिल्ली सल्तनत से पहले का। अब हम दिल्ली सल्तनत वाले टाइम पर आ जाते हैं, और यहाँ की पुस्तकें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन सी? सभी को याद रखनी है। तबा तबकाते नासरी। यहाँ पर मैंने ये किया है कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो अब शुरुआत में डाल दी हैं,
अमीर खुसरो की एक साथ डाल दी हैं, और जो थोड़ी सी कम मतलब वनडे एग्जाम वाले हल्का बहुत चाहें, क्योंकि शुरुआती चीज़ को ज़्यादा याद रखना चाहते हैं, तो हल्का बहुत स्किप करना चाहें तो वो लास्ट वाली बुक्स जो मैं बताऊंगा उनको एक बार को स्किप कर सकते हैं। तबकात नासरी, मिनहाल हुल उज सिराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनहाज उर्स सिराज, तो ये सिराज की पुस्तक है जिसमें इस्लाम का उदय कैसे हुआ उस टाइम से लिखा हुआ है, उस टाइम के बारे में। गजनी और गौरवंश किस किस तरह से कहाँ कहाँ रहे, गजनी क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। और उसके बाद गौरी से लेकर इल्तुतमिश तक का इतिहास लिखा हुआ है। ये भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी और गौरी से लेकर इल्तुतमिश तक का इतिहास किसने लिखा हुआ है या कौन सी किताब में लिखा हुआ है, तो वो कौन सी किताब। अब देखो वो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो राज तरंगड़ी में लिखा हो, है ना, पृथ्वीराज रासो में लिखा हो, तो वो पता होना चाहिए ना किस में लिखा हुआ है। तो तबकाते नासरुद्दीन नासरी और नसरुद्दीन के टाइम तक, महमूद गजनवी से लेकर गौरी से लेकर इल्तुतमिश के टाइम तक, ठीक, किसने लिखा हुआ है, मिनहाज उस सिराज। ये तो पता होगा कि इल्तुतमिश का बेटा, उस बेटे का मकबरा, तो वो बताया था मैंने, उसी का नाम यहाँ नासिर से जुड़ा हुआ है, नासरी। ठीक है, तबकात नासरी, मिनहाज उस सिराज। तबका तारीख है फिरोज शाही, फिरोज शाही, फिरोज शाही, तारीख है दोनों ही पुस्तकें एक होगी, दोनों ही एक है। ठीक है, जैसे रामायण अलग अलग लिखी हुई हैं दो तीन बार, वैसे ही ये तबकात सॉरी कौन सी तारीख है, फिरोज शाही, दो लेखकों की आपको मिलेगी। बरनी, ये आ जाता है बरनी, बरनी। ठीक है, बरनी को ध्यान रखना है, बरनी बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासनकाल की और समाज की जानकारी दे रहा है। बरनी बलबन से लेकर, बलबन कब है तो पता ही होगा, इस टाइम का है बलबन। शुरुआती कौन सा वंश था, गुलाम वंश, तो वहीं पर बलबन आपको देखने मिलेगा, तो उससे लेकर और तुगलकों के टाइम तक की जो जानकारी दे रहा है वो कौन दे रहा है, बरनी दे रहा है। तारीख है फिरोज शाही, फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक के टाइम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये कौन, बरनी कर रहा है। अब माइंड में देखो ध्यान क्या रखेंगे, माइंड में ये याद रखेंगे कि बरनी किस टाइम का है, दिल्ली सल्तनत वाले टाइम का। अलबरूनी किस टाइम का है, वो दिल्ली सल्तनत से शुरुआत से पहले का। ठीक है, माइंड में इस चीज को रखना है। तो वैसे ही मिन्हास सिराज कब के टाइम का लिख रहा है, वो सल्तनत के टाइम का लिख रहा है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के टाइम का तारीख फिरोज शाही में जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। वैसे ही शम्स ए सिराज, ये मिन्हास सिराज है, ये शम्स ए सिराज अफीफ है, अफीफ ध्यान रखना, शम्स ए सिराज अफीफ का पूरा नाम है। ये भी फिरोज शाही तारीख फिरोज शाही लिख रहा है, फिरोज शाह के जन्म से लेकर शासनकाल के वर्णन। अब देखो आपको आ जाएगा, अगर आप अपर लेवल पर थोड़ा सा जाएंगे, आर ओ इस टाइप के एग्जाम में जाएंगे, टीजीटी पीजीटी में या स्टेट पीसीएस यूपीएससी में, तो आपको आ जाएगा निम्नलिखित में से किस शासक ने तारीख है फिरोज शाही में, हाँ, तारीख है फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक की जन्मगाथा को लिख दिया, या फिरोज शाह तुगलक के जीवन का वर्णन लिखा, उससे जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के उसके शासनकाल के सभी कार्यों को लिख डाला। तो लिखा तो फिरोज शाह ही में ही है, मतलब तारीख फिरोज शाह ही में ही है, लेकिन केवल फिरोज शाह के बारे में जो लिखा हुआ है वो शम्स सिराज अफीफ ने लिखा हुआ है। और बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक का शासनकाल जो लिखा हुआ है वो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा हुआ है। दोनों में ये डिफरेंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सी की दिल्ली सल्तनत की, तबकात नासरी, मिनहास उस सिराज, ठीक है, तारीख फिरोज शाही, शम्स उस सिराज, शम्स सिराज अफीफ, ठीक है, और तारीख फिरोज शाही बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक की जियाउद्दीन बरनी। अल बरूनी यहाँ कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर बरनी आएगा। अब बरनी ने दो मुख्य किताबें लिखी हैं, दोनों को ध्यान रखना है, कौन सी, तारीख फिरोज शाही हो गई, डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने दूसरी तारीख फिरोज शाही को साथ में डाल दिया था, लेकिन यहाँ फतवाए जहांदारी, ठीक है, फतवा जहांदारी भी जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है, और इसमें क्या लिखा है, शरीयत में वर्णित सल्तनत कालीन राजनीतिक और दर्शन और प्रशासन। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जियाउद्दीन बरनी की किस पुस्तक में सल्तनत कालीन दर्शन और शासन प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। तो सल्तनत कालीन जो दर्शन लिखा हुआ है शरीयत में वर्णित, वो भी
शरीयत में वर्णित सल्तनत कालीन जो दर्शन फिलोसफी है वो कहाँ पर मिल रही है आपको? वो तारीख फिरोज शाही में ना होकर किस में है? फतवाए जहांदारी में। फतवा, फतवा से ध्यान रखना, फतवा शरीयत, शरीयत कानून मुस्लिमों का, ठीक है। तो फतवा कहाँ जारी हो रहा है? जहां पर शरीयत है, ऐसे ध्यान रखेंगे। और फिरोज शाह, बलवंत से फिरोज शाह तक, दोनों किसने लिखी हैं? जियाउद्दीन बर्नी ने। एक फुतुहात ए फिरोज शाही है, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की खुद की लिखी हुई है ना। अब आपको आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फिरोज शाह तुगलक की लिखी हुई है? फिरोज शाह तुगलक की शासन और सैन्य अभियानों का वर्णन उसने खुद ने किया है। इसमें अपने शासन प्रबंध और सैन्य अभियानों को दिखाया है किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो आ जाएगा तारीख फिरोज शाही या फुतुहात जहांगीरी। अब फिरोज शाही, फुतुहात फिरोज शाही। अब यही नहीं पता है तो फिरोज शाही, क्योंकि फिरोज शाह ने लिखी है, लेकिन कौन सी है? तारीख फिरोज शाही वाली या फुतुहात ए फिरोज शाही वाली? तो फुतुहात ए फिरोज शाही इसने खुद उसने लिखी है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जबकि तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? माइंड में रिकॉल करो अगर भूल गए हो। तारीख फिरोज शाही दो लेखक थे, तारीख फिरोज शाही दो लेखक थे। एक तो बरनी था शायद, है ना, जो बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक लिख रहा था। एक फिरोज शाह तुगलक के जन्म से लेकर उसके शासन तक लिख रहा है, वो कौन सा? शमसा सिराज। दोबारा दिखा देता हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो कभी। देखो, नासिरी तो हो गया, मिनहास सिराज, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्दी, तारीख फिरोज शाही शमसे सिराज अफीफ, ठीक है। फतवा है जहांदारी जियाउद्दीन बरनी की ही है, मैंने बता ही दिया। इसमें क्या है? शरीयत में फतवा शरीयत, फतवा शरीयत, ध्यान रखना है। फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की शासन प्रबंध को खुद को बताया हुआ है। अब आते हैं किताबुल रेहला, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये एक अफ्रीकी यात्री था, कौन? इब्न बतूता। इसको आपको भूलना ही नहीं है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी याद रखना है, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इब्न बतूता है, इब्न बतूता, ठीक है। तो अफ्रीका, मोरक्को का यात्री था। अफ्रीका का मैप पता होगा, अगर आपने मैप नहीं पता है तो आप मैप जरूर देखो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप वर्ल्ड मैप को जरूर तैयार कर लो, इसके लिए भी और ज्योग्राफी के लिए तो है ही। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप की अलग अलग क्लासेज हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेज 33 क्लास में कंप्लीट की हुई हैं हमने, सीक्वेंस में डली हुई है प्लेलिस्ट में। और वर्ल्ड मैप की लगभग 10-12 क्लासेज में वर्ल्ड मैप को कंप्लीट किया हुआ है, एक एक चीज़ को बताया हुआ है। तो अफ्रीका में जाएंगे, एक तरफ मिस्र है और एक तरफ मोरक्को है, तो उसी मोरक्को का यात्री था अफ्रीकी, कौन? इब्न बतूता। ये किताबुल रेहला लिखता है। रेहला का संबंध किससे है? भारत से, ध्यान रखना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी, शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक जानकारी जो दे रहा है वो कौन दे रहा है? अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। इसका मतलब हमें क्वेश्चन बहुत सारे निकल ही आते हैं। इब्न बतूता किसके टाइम पे भारत आया? तो किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। इब्न बतूता किसके समय पर भारत आया? तुगलकों के समय पर, दिल्ली सल्तनत के तुगलकों के समय पर। मोहम्मद बिन तुगलक का समय था, अब मान लीजिए यही आ गया आपको, किस समय पर भारत में आया? तो ऑप्शन में आ जाते हैं, ऑप्शन दे देता हूँ मैं समझाने के लिए। 1122, 1335, 1620, 1530, इस तरीके से। तो सीधी सी बात है, जब ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ये कब है? 1333 के आसपास, तो उसी समय पर ये भारत में आया, उसी समय पर भारत में रहा है कुछ साल, ज़्यादा टाइम रहा भी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया, जिसने इसके शासनकाल के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास की जानकारी दी, किसमें? किताबुल रेहला में, रेहला, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की हमने 6-7 पुस्तकें अभी तक कर ली हैं। कौन कौन सी की है? माइंड लगाओ। सबसे पहले, अगर आप ध्यान नहीं रख रहे तो ऐसे ध्यान रखो, फिरोज शाह, फिरोज शाह के बारे में ध्यान रखो। फिरोज शाह कौन सी? एक हमने की तारीख फिरोज शाही, दूसरी भी तारीख फिरोज शाही की, एक बर्नी ने लिखी थी, एक अफीफ ने लिखी थी, ठीक है। अब जब अफीफ ने लिखी तो उसका शमसे सिराज नाम था। एक मिनहास सिराज था जिसने भी एक किताब लिखी थी, है ना, मिनहास उस सिराज, उसका याद करो कि कौन सी लिखी थी। अब उसके बाद में यहाँ पर आते हैं फतवाए जहांदारी, किसने लिखी? ये भी बर्नी ने लिखी। फिर कौन सी? फुतवाहत फिरोज शाही, खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखी, और किताबुल रेहला इब्न बतूता, ठीक है। तो ये सल्तनत कालीन शुरुआती पुस्तकें जो याद रखनी रखनी है। तबकात नासरी, फिरोज शाह,
फ़िरोज़ शाही, जहाँदारी, फ़िरोज़ शाही, किताबुल रिहला, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों है? खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की सारी पुस्तक हैं लेकिन अलग-अलग जानकारी इनमें है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, ठीक है? सारी की सारी खुसरो की किताबों को एक साथ मैंने रखा हुआ है। अब देखो इनमें से जो वन डे एग्ज़ाम वाले हैं वो कौन-कौन सी करेंगे? कम से कम नूर सिपेहर और फुतूह वाली, ठीक है? बाकी इम्पोर्टेंट ही हैं, अभी इसमें क्या किया जाए? तो ये ध्यान रखनी है। अमीर खुसरो कौन है? अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। ढोलक का आविष्कार, आधुनिक गिटार, सितार, वीणा टाइप की जो चीज़ें हैं, वाद्य यंत्रों का आविष्कार, कव्वाली, भारतीय संगीत गायन में कव्वाली की शुरुआत कौन? खुसरो कर रहे हैं। तो खुसरो उर्दू में कविताएँ लिख रहे हैं। पहली बार उर्दू का प्रयोग कौन-सी चीज़ का? पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग जो कर रहे हैं, खुसरो कर रहे हैं। तो इस तरह का जो भारतीय संस्कृति है, उसको मुस्लिम संस्कृति के साथ जो मिला रहे हैं, वो चाहे तो गायन है, चाहे लेखन है, सब चीज़ों में वो कौन कर रहे हैं? खुसरो कर रहे हैं। तोताए हिंद, ध्यान रखना है। तो खुसरो की पहली पुस्तक मिफ्ताह उल फुतूह, ठीक है? मिफ्ताह उल फुतूह ध्यान रखनी है। हालाँकि पहली पुस्तक तो यहाँ आ जाएगी, उसकी मनसवी है, मसनवी। मसनवी एक इतिहास होता है जो हम किसी खास मुद्दे को लेकर लिखते हैं, ठीक है? इतिहास में किसी खास वर्णन को लिखते हैं। तो ध्यान रखना है, मिफ्ताह उल फुतूह, खज़ाइन उल फुतूह, 2 को हो गया। तो ये अमीर खुसरो ने दोनों लिखे। इसका तारीख़ अलाई के नाम से आता है, फुतूह वाले। इसमें क्या है, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के सैन्य अभियानों का वर्णन किया है। तो आपको आ जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल का वर्णन किसमें किया गया है? अब दोनों फुतूह हैं, दोनों अमीर खुसरो ने किए हैं, लेकिन मिफ्ता ए फुतूह में। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का और सैन्य अभियानों का वर्णन किसमें किया है? खजाइन उल फुतूह में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। खिलजी वंश की जो शुरुआत की वो किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने की। कहानी पढ़ी पता होगी, नहीं तो आगे चल के पढ़ेंगे। जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नीतियाँ अलाउद्दीन खिलजी की। तो जो जलालुद्दीन खिलजी का वर्णन कर रहा है, वो कौन? मिफ्ताह फुतूह में कर रहा है अमीर खुसरो। और अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन जो कर रहा है वो किसमें? खजायन ए फुतूह में कर रहा है अमीर खुसरो ही कर रहा है। और इसको तारीख अलाई के नाम से भी जाना जाता है। अलाई, तारीख का मतलब वर्णन एक। तो अलाई मतलब अलाउद्दीन खिलजी की गाथा क्या है? तारीख अलाई। इसको खजायन उल फुतूह के नाम से भी जाना जाता। हो गया। अब अमीर खुसरो खिलजी और तुगलक दोनों के समय में रहे थे, ये भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे चल के करेंगे। तो यहाँ पर अमीर खुसरो तुगलकनामा भी लिखता है। तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाएं, तुगलक वंश में किस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तो यहाँ पर तुगलक वंश के सत्ता पे कैसे बैठे वो। तो गयासुद्दीन तुगलक खास तौर पर इसके बारे में ये लिखता है कौन? अमीर खुसरो के इसमें तुगलकनामा में। तो खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मनसवी जो है वो कौन-सी है? ये तुगलकनामा ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शुरुआत से तो वो इनके खिलजियों के साथ है और खिलजियों के बाद में फिर वो तुगलकों के साथ रहता है और यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे अंत हो जाएगा। तो मिफ्ताह फुतूह इसका जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद में खजायन फुतूह या तारीख अलाई अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलकों के समय की 3 हो गई अमीर खुसरो की। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्जाम में भी किसी को भी नहीं छोड़नी है। एक बार को इसको छोड़ सकते हैं। एक तो तुगलकनामा को कोई ना छोड़े, वनडे एग्जाम वाले भी, जनरल कॉम्पिटिशन वाले भी। और नूर सिपहर को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। अमीर खुसरो की लिखी हुई है ये। इसमें क्या है, खास तौर से इसके लिए और क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की जलवायु का वर्णन जो कर रहा है, कृषि का वर्णन कर रहा है, रहन सहन आदि का वर्णन कर रहा है, भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से कर रहा है। ये बोलता है इसमें कि भारत एक इतना सुंदर देश है, इतनी सुंदर जगह है कि भारत को हम ऐसा देख सकते हैं कि जन्नत में जो हमारे उद्यान देखने को मिलते हैं, वही ऐसे ही उद्यान भारत में देखने को मिलते हैं। क्यों? है कहाँ का? तो पूर्वी मध्य एशिया का है, सॉरी पश्चिमी मध्य एशिया का है।
अब जब वहाँ से है, रेगिस्तान से आया हुआ है, वहाँ सूखा देखा है इसने, तो ये भारत में आकर जब यहाँ कश्मीर को देखेगा, यहाँ पर दिल्ली को देखेगा, हरियाणा को देखेगा, पंजाब को देखेगा, यूपी को देखेगा, तो इसको क्या दिखेगा? हरियाली हरियाली दिखेगी। तो इतना सुंदर वर्णन करता है ये कि भारत की जलवायु, यहाँ पर बारिश होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, कृषि ऐसे, खेती ऐसे करते हैं। ये स्वर्ग से भी सुंदर उद्यान है इसके। तो वो किस में कर रहा है? नूर, नूर, जो नूर है ना, एक चमत्कारी जो रोशनी है, ऐसा एक पेहर में। तो इसको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो नूर सी पेहर में इसका वर्णन कर रहा है, ठीक है। चलो, उसके बाद आते हैं खुसरो। मैंने बताया मसनवी, मसनवी को ध्यान रखना है। इसकी जो पहली मसनवी थी वो किरान उस सादेन थी। जो अपर एग्जाम वाले हैं वो ध्यान रखेंगे किरान उस सादेन को। बाकी वनडे एग्जाम वाले इसको स्किप भी कर सकते हैं। आसिका थी, मतलब एक राजा है करण, गुजरात की तरफ, उनकी बेटी है, उनके हिज्र कहाँ से प्रेम संबंध है, उसका जो वर्णन आसिका में, आशिकी में किया है, ठीक है। तो इस तरह से इसने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, तो इनको भी ध्यान रख सकते हैं। आसिका है, दीवान है, एजाज एक खुश रवि है, हस्त बिहिस्त है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं इन पुस्तकों को भी। एजाज खुसरवी, खुसरवी की होगी, खुसरो की होगी, खुसरो, ठीक है। हस्त बिहिस्त खुसरो, दीवान आशिकी, दीवाना आशिक, ठीक है, खुसरो। किरान उस सदैन, और मसनवी तो है ही खुसरो की, तो इनको ध्यान रख लेंगे। बाकी पुस्तकें नूर सिपेहर, फुतूह, तुगलकनामा, फुतूह कौन सा? खजायन उल फुतूह और मिफ्ता उल फुतूह, ठीक है। तो इन्हें ध्यान रखना है। किस में क्या वर्णन है वो आपको ध्यान रखने का मैंने बता ही दिया। अब आते हैं हम बाकी पर। इसमें भी आप वनडे एग्जाम वाले तारीख मसूदी एक बार देख लेते हैं। हसन निजामी ने ताज उस उल मासिर में दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों का वर्णन किया है। ताज उल मासिर में हसन निजामी ने। तारीख ए मसूदी, तारीख ए बेहाकी, अबुल फजल, अबुल फजल का पता होगा। तो अबुल फजल मोहम्मद इब्न हुसैन बेहाकी, इसको इसका सरनेम याद रखें। ये बेहाकी वाला अबुल फजल है, ध्यान रखना है। अभी दिल्ली सल्तनत चल रही है, अभी मुगल सल्तनत नहीं आई है। तो ये इस बेहाकी अबुल फजल मोहम्मद इब्न हुसैनी। तो महमूद गजनबी से मसूद तक के शासनकाल का वर्णन ये किस में कर रहा है? मसूद मसूदी में, या बेहाकी खुद के नाम पर बेहाकी में। लेनपुल ने बेहाकी को पूर्वी पेप्स कहा है, पेप्स से तुलना की है इसकी, और पूर्वी पेप्स का है। अब इसके लिए मैं बता देता हूँ, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है। ताज उल मासिर और ये मसूदी और बेहाकी कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी अपर एग्जाम के लिए इनको ध्यान रखना ही है कि हसन निजामी ने दिल्ली सल्तनत का शुरुआती ताज उल नासिर मासिर की ताज कैसे पहना शुरुआत में, और मसूदी मसूद तक का समय, और बेहाकी बेहाकी ने लिखा हुआ। फुतुल उल उस सलातीन, ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी। गजनी से तुगलक वंश तक के इतिहास की जानकारी जो हमें मिल रही है वो एक किताब है, फुतूह उल सलातीन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हैं तो वनडे एग्जाम वाले याद रख लेना, ठीक है। अब हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से एक दो चीज़ों को याद रखना है। तारीख ए सलातीन ए अफ़गान, या तारीख शाही अहमद यादगार, अफ़गानों से लेकर लोदी वंश तक का जो इतिहास लिख रहे हैं, लास्ट वाला जो इतिहास है वो किसने लिखा है? अहमद यादगार। मतलब याद रहे ऐसे याद रख लेना, लास्ट वाला तो याद रखना, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तारीख सलातीन ए अफ़गान, यानी कि अफ़गान वंश से लेकर लिखा हुआ है, और लोदी तक के लिए लिखा हुआ है तारीख शाही में, ठीक है, या तारीख सलातीन ए अफ़गान। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जफरनामा, जफर के नाम से कविताएं लिखता था बहादुर शाह जफर, बाद में आ जाएगा वो बहुत बाद का है। और ये हम कहाँ देख रहे हैं? दिल्ली सल्तनत में। एक दूसरे से मिक्स मत कर देना बस। ये सिराजुद्दीन अली याजदी, इसने लिखा हुआ है तैमूर की जीवनी को। तैमूर ने खुद अपनी आत्मकथा एक लिखी है, उसका फारसी रूपांतरण ये मलफूजात ए तैमूरी था। इस मलफूजात ए तैमूरी को ही जो लिखा हुआ है वो जफरनामा में लिखा हुआ है, सिराजुद्दीन अली याजदी, क्योंकि ये तैमूर की के लिए है।
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वनडे एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, फिलहाल ध्यान रखना है कि हाँ, जफरनामा दिल्ली सल्तनत में भी लिखी हुई है, तो बस इतना याद रख लेना कि वो तैमूर के लिए है। ठीक है, तैमूर के लिए है जफरनामा। ठीक। सिराजुद्दीन अली याजदी ने। जैनुल अखबार। जैनुअल अखबार एक बहुत बाद में आएगा, आधुनिक काल में भी, आधुनिक इतिहास में। ठीक है, आधुनिक इतिहास का कोई महान व्यक्ति उसको लिखेगा, वो अलग है। ये जैनुल अखबार है दिल्ली सल्तनत का। तो महमूद गजनवी के जीवन और क्रियाकलापों का वर्णन जैनुल अखबार में शुरुआती तौर पर जो किया है वो इन्होंने किया है। बाकी आगे चल के आएगा, जब अखबार निकलने शुरू होंगे, असली अखबार, न्यूज़पेपर, तब जैनुल अखबार एक आएगा, तो वो बाद में देखेंगे। अबू सईद बिन अब्दुल, इन्होंने लिखा हुआ है महमूद गजनवी के जीवन और क्रियाकलापों को जैनुल अखबार में। तो जैनुल अखबार हो गया महमूद गजनवी के बारे में, जफरनामा होगा तैमूर के बारे में, तारीख सलातनी ए अफगान या फिर तारीख शाही, इसके बारे में, अफगान और लोदियों के बारे में अहमद यादगार ने। तो देखो, इसको आप स्किप कर सकते हैं वनडे एग्जाम वाले, इसको हल्का बहुत स्किप कर सकते हैं, इसको बिल्कुल नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखना ही रखना है। तो एक बार हल्का सा रिवाइज मार लेते हैं, क्लास यहीं पे मतलब कंप्लीट हो गई है। बस इतना कहूँगा कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता है क्लास को, वीडियो को। और बाकी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो साथ में जुड़ जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मतलब पूरा हिस्ट्री ऐसी मिलने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश करना। एक स्टूडेंट अगर दो चार को भी जोड़ पाया तो हमारा ये सारथी परिवार आगे बढ़ेगा, और अच्छी अच्छी क्लासेस बहुत सारी आपको मिलेंगी, फिर अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। बस एक बार एक नज़र रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो हमने शुरुआत में क्या किया, देखो, शुरुआत में, अब मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को समझ रहे हैं, और उसमें पूर्व मध्यकाल और दिल्ली सल्तनत कालीन स्रोतों को देख रहे हैं। सबसे पहले राजतरंगिणी, माइंड में फिक्स कर लो, राजतरंगिणी कल्हड़ क्या था, कश्मीर का इतिहास था। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा हुआ था पृथ्वीराज के बारे में, पृथ्वीराज विजय जैनक ने लिखी हुई थी। उसके बाद में चचनामा था, हमें पता नहीं क्या है ये, लेकिन कहा है क्या है, शुरुआती तौर पर जो आक्रमण हुए उनकी जानकारी हमें मिल रही है यहाँ पर। किताबुल यामिनी उत्बी के द्वारा लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखनी है। किताबुल यामिनी, ठीक है, उत्बी की लिखी हुई है, और महमूद गजनवी सुबुक्तवीन के बारे में लिखा हुआ है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या तारीख हिंद, ये किसने, अलबरूनी ने लिखा हुआ है। ठीक है, अलबरूनी, 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 बार बार बोल रहा हूँ, अलबरूनी। ठीक है, ये उत्बी है, किताबुल यामिनी उत्बी है, और अलबरूनी हिंद है। अल मसूदी, म- मरूज अल जहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अखबार अल सिंध वल हिंद, इसमें भी त्रिपक्षीय संघर्ष है, इसमें गुजर प्रतिहार, और राजा को बोरा का है और अल गुजर का है। मरूज अल जहब में अल मसूदी ने। ठीक है, बस नाम याद रख लेना, अल मसूदी ने कहा है, ये जरूर याद रख लेना सभी लोग। सल्तनत कालीन को, अब देखो इसमें भी मैंने यही किया था कि जो बाद वाली हैं, बाद वाली कौन सी, ये दोनों, इनको थोड़ा सा वनडे एग्जाम वाले थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, बाकी शुरुआती कोई नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं कर सकते आप, इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं वैसी दिल्ली सल्तनत में, शुरुआती याद रखने ही रखने हैं कि तबकात नासरी, सिराज ने, मिनाजुल सिराज, इस्लाम वगैरह के बारे में, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी हुई है। ठीक है, बलबन से फिरोज शाह तक का, बर्नी ने बलबन से जो फिरोज शाह तक का लिखा हुआ है वो तारीख फिरोज शाही में लिखा हुआ है। और यहाँ बरूनी था, अल बरूनी, बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज होके एक ही मत कर देना। ये अल बरूनी है जो तारीख हिंद लिख रहा है, ये शुरुआती टाइम को लिख रहा है, दोनों में मिक्सअप हो जाता है नहीं तो। अब तारीख फिरोज शाही शमसे सिराज अफीफ लिख रहा है, फतवा है जहांदारी बरनी लिख रहा है खुद। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक खुद फिरोज शाही लिख रहा है। इब्न बतूता किताबुल रहला लिख रहा है। डिफरेंस याद रखना, इनका डिस्क्रिप्शन याद रखना क्या क्या है। अमीर खुसरो, मिफ्ता उल फुतूह, हसियान उल फुतूह, जियाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकनामा तुगलकों के लिए, नूर सिपहर भारत के लिए, और खुसरो की मनसबी सादेन दीवान आसिकी, ये सब है ही। ठीक है, उसके बाद हसन निजामी, ताजुल मासिर, मसूदी, बैहकी, सलातीन, ये हो जाती हैं। और यहाँ पर सलातीन अफ़गान, सिराजुद्दीन अली याज़दी की जफ़रनामा, जैनुल अखबार। तो ये सारी पुस्तकें अभी इसकी मध्यकालीन भारत की शुरुआती हमने कर ली हैं
क्या दिल्ली सल्तनत कालीन तक की। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम वो किताबें, वो स्रोत देखेंगे जो किसके लिए होंगे, मुगल काल के लिए। एक साथ करेंगे तो मिक्स हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको अलग रखूंगा। ठीक है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर एक साथ में। तो बस साथ में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए और लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।